स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार यादव, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इटावा से। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस या हम कहें कोविड-19 महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। सारी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, इसीलिए आपकी भी जो क्लासेस हैं वो डाइट पर सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं। इसके लिए SCERT के द्वारा एक सराहनीय पहल की गई और आपकी क्लासेस ऑनलाइन फेसबुक लाइव के माध्यम से SCERT यूपी के द्वारा अनवरत रूप से चलाई जा रही है। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाली शिक्षण विधियों के बारे में, उसे विस्तार से समझेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों का। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक अपनी विभिन्न विधियों द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहारों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आंकड़ों का संग्रह करता है। देखिए, हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में व्यक्ति अपने स्वयं के तथा अन्य व्यक्ति के व्यवहार को समझने का प्रयास करता ही रहता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को क्रोध आ गया, हमने उसे क्रोध करता हुआ देखा, तो हम आसपास की जो परिस्थितियां होंगी उनको समझने का प्रयास करेंगे कि इसे क्रोध क्यों आया, या हम कह सकते हैं हमने अवलोकन किया या परीक्षण किया, हमने उस चीज़ को समझा। अवलोकन के माध्यम से इसे गुस्सा आ रहा है तो उसकी वजह क्या है, तो कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई इसमें टेक्निक अपनाई, कह सकते हैं कि अवलोकन विधि का हमने उसमें प्रयोग किया। तो ये जो दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति, किसी को भयभीत होते हुए आपने देखा तो आपने उसमें भी एक आइडिया लगाया या अवलोकन किया कि ये भयभीत क्यों हुआ, इसका क्या कारण रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आप भी किसी न किसी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। मनोविज्ञान की विधि है और जो आपके द्वारा अवलोकन और परीक्षण के आधार पर जो विधि अपनाई जा रही है उसमें अंतर क्या है। देखिए, जो आपके द्वारा जो विधि अपनाई जा रही है वो मनचाहे तरीके से अपरिष्कृत होगी, जबकि जो शिक्षा मनोविज्ञान विधि अपनाएगा वो वैज्ञानिक होगी, जिसमें एक क्रमबद्धता मतलब सिस्टमैटिक तरीके से होगी, यथार्थता होगी, एक्यूरेसी होगी, बिल्कुल वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, परीक्षण योग्यता, पुनरावृत्ति तथा सार्वभौमिकता होती है। इसीलिए हम शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों का अध्ययन करते हैं। आज के चैप्टर में हम शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख विधियों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है उपचारात्मक विधि। व्यक्ति के आचरण व जटिलताओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। किसी व्यक्ति का व्यवहार किस तरह का है उसको समझा जाता है और वह व्यवहार किस कारण से है, उसमें क्या क्या जटिलताएं हैं, उसको दूर करने का प्रयास उपचारात्मक विधि के द्वारा किया जाता है। आवश्यकता पूर्ति नहीं होने का कारण ढूंढना, यानी व्यक्ति अगर इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ आवश्यकता पूरी नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो उसका कारण क्या है उसको ढूंढा जाएगा, और जो जटिलता उसके व्यवहार में आ रही है उसका अध्ययन भी किया जाएगा। उपचारात्मक विधि के गुण। व्यक्ति सहायक विधि होती है, यानी एक जो पर्सनल व्यक्ति होता है उसको ये बहुत लाभ पहुंचाती है। उसके गुण दोषों का अध्ययन करके उपचार देने का पूरा प्रयास करती है। कुछ समायोजन का उपचार किया जा सकता है। अगर व्यक्ति का समय से उपचारात्मक विधि के द्वारा अध्ययन ना किया जाए तो कहीं ना कहीं वह तालमेल नहीं बैठा सकता, यानी वह को समायोजित हो जाएगा और समाज से कट जाएगा, और कुछ ऐसा भी घटना कर सकता है जो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से हानिकारक हो सकती है। तो उस व्यक्ति को समायोजित करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बालक का तुतलाकर बोलना, संवेगों का विकास नहीं होना। कोई बालक तुतलाकर बात करता है, स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहा है, तो हम इस विधि के माध्यम से, या उसके संवेगों का विकास इसी तरह से नहीं हुआ है तो उसको भी हम समझाकर उसके संवेगों का विकास भी कर सकते हैं। जटिल समस्याओं का समाधान। जो भी जटिल समस्याएं हैं उस बालक के व्यवहार में, उसका भी समाधान इस विधि के माध्यम से किया जा सकता है। अब इस विधि के कुछ दोष भी हैं, जैसे जटिलताओं का अध्ययन करना आसान नहीं होता। किसी बालक में या व्यक्ति में क्या जटिलताएं हैं उसका अध्ययन करना इतना आसान भी नहीं होता। दूसरा, सुनिश्चित मापन का अभाव होता है। जरूरी नहीं हम जो मापन कर रहे हैं वो निश्चित दिशा में ही हो, उसका अभाव इसमें रहता है। सबसे बड़ा दोष का ये कहा जाता है कि यह एक व्यक्ति पर ही निर्भर करती है, समय में हम एक व्यक्ति का ही उपचार इसके माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि।
पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन, यानी पहले से दशाएं निर्धारित कर दी प्रैक्टिकल रूम में, उसके आधार पर हम मानव के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। यह एक व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। विलियम वुंट सर्वप्रथम 1879 में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी लिपजिंग में। इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की, तो आप आंसर देंगे विलियम वुंट ने। प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है, एक परिकल्पना बना ली जाती है, हाइपोथेसिस, कि इस तरीके से व्यक्ति व्यवहार कर रहा है इसलिए ऐसा होगा, तो उस प्रयोगशाला में उसके व्यवहार का अध्ययन उसी परिकल्पना के आधार पर करने का प्रयास किया जाता है। चरों व घटनाओं के साथ पता लगाया जाता है। देखिए, जो भी उसके जीवन में घटनाएं घटी हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रयास किया जाता है उसकी समस्या को सुलझाने का। प्रयोगात्मक विधि के लाभ, पहला है निश्चित परिणाम तक पहुंचाती है, यानी जो हम चाहते हैं किसी समस्या का सॉल्यूशन जिस तरह से करना, उस परिणाम तक हमें वो पहुंचा देती है। नियंत्रित परिस्थितियों में परिणाम वस्तुनिष्ठ होता है, इसमें कोई बाहरी नियंत्रण नहीं रहता, यह एक नियंत्रित परिस्थितियों में होती है, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं रहता, यह एक नियंत्रित परिस्थितियों में होती है, तो उसके परिणाम होते हैं वो बहुत वस्तुनिष्ठ होते हैं। और इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे परिस्थितियाँ कृत्रिम हो सकती हैं, यानी हमने प्रयोगशाला में परिस्थितियाँ बनाई हैं वो वास्तविकता के करीब भी नहीं होती, उससे बहुत दूर भी हो सकती है। नेक्स्ट है मानसिक दशाओं में तथ्य पूर्णतः प्राप्त नहीं होते। अब व्यक्ति को मालूम है कि वो एक प्रयोगशाला में बैठकर बता रहा है अपने बारे में, जो मानसिक दशा होगी थोड़ी बदलाव आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं अपने तथ्यों को वहाँ पर छुपा भी सकता है। तुलनात्मक विधि, इस विधि में प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समानताओं तथा असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जैसे पशुओं तथा मानवों के व्यवहारों की तुलना, कि पशु किस तरह का व्यवहार करते हैं और मानव उस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करते हैं, दोनों की तुलना करना। दो प्रजातियों के व्यवहारों की तुलना करना, भिन्न वातावरण में पाले गए बालकों की तुलना, लड़के तथा लड़कियों के व्यवहारों की तुलना, दो समूहों के व्यवहारों की समानताओं तथा असमानताओं की तुलना से अनेक उपयोगी सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विभिन्न पशुओं के ऊपर प्रयोग करके व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए इस तुलनात्मक विधि का प्रयोग ही किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रारंभ में पशुओं के ऊपर ही प्रयोग करके किया गया था तथा बाद में मानव जाति के ऊपर इसकी उपयोगिता ज्ञात की गई। तुलनात्मक विधि के द्वारा सीखने की प्रक्रिया पर प्रबल जोर दिया गया है और इस विधि का प्रयोग कक्षा कक्ष में चल रही शिक्षण प्रक्रिया को जांचने परखने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक विधि। वियना के चिकित्सक सिगमंड फ्राइड इस विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का अचेतन मन भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है, क्योंकि अचेतन वास्तव में व्यक्ति की अतृप्त अथवा दमित इच्छाओं या भावनाओं का पुंज होता है। यानी व्यक्ति भले ही चेतन में ना हो, वो अचेतन में हो, लेकिन उसका व्यवहार है वो अचेतन भी प्रभावित कर रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की जो अतृप्त और दमित इच्छाएं हैं वो सब उसके अचेतन मन में भरी पड़ी हैं और जो सदैव क्रियाशील रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार अनजाने में ही अतृप्त तथा दमित इच्छाओं से प्रभावित होता रहता है। यह मानसिक क्रियाएं मानसिक ग्रंथियों से आबद्ध रहती हैं। इन मानसिक ग्रंथियों के आधार पर मन को 3 प्रकार का बताया गया है, या मानसिक अवस्थाओं को 3 प्रकार का बताया गया है: चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इड, ईगो, सुपर ईगो। इस विधि की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे इस विधि में अचेतन तथा चेतन दोनों ही ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति की भावना ग्रंथियों को ज्ञात करना तथा मानसिक विकारों का निदान करना इस विधि के प्रयोग से ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि। समस्या से संबंधित प्रश्नों की प्रश्नावली बना दी जाती है। देखिए, किसी व्यक्ति के सामने जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्नावली तैयार कर दी जाएगी। यह 4 प्रकार की होती है। पहली है खुली प्रश्नावली,
देखिए, जो खुली प्रश्नावली, इसे हम अप्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर देने में उत्तरदाता पर कोई नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं होता, यानी उत्तरदाता पूर्णतः स्वतंत्र होगा। जो भी उसे लगता है उस समस्या का समाधान उस प्रकार उसका उत्तर लिख सकता है। दूसरी है बंद प्रश्नावली या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर पहले से ही विकल्प उत्तरों के रूप में दिए होते हैं और उत्तरदाता को उनमें से कोई एक उत्तर चुनना होता है, या हम कह सकते हैं जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय, इस तरह के होते हैं, या हाँ या नहीं, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरह के। नेक्स्ट है सचित्र प्रश्नावली। देखिए, सचित्र प्रश्नावली में समस्या से संबंधित प्रश्न शब्दों में ना होकर चित्रों में होते हैं। यह प्रश्नावली सरल, रोचक व स्पष्ट होती है। मतलब जो भी पूछना है हमें किसी छात्र से प्रश्नावली के माध्यम से, तो सचित्र प्रश्नावली में उसके चित्र दिए होते हैं, तो चित्रों को देखकर वह उनके उत्तर देता है। और यह बहुत खर्चीली भी होती है, वित्तीय दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रश्नावली होती है। मिश्रित प्रश्नावली, यह वह प्रश्नावली है जिसमें एक विशेष प्रकार के प्रश्न ना होकर अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं, कुछ संरचित, कुछ असंरचित और कुछ चित्र वाले भी, तो इसीलिए इसे हम मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि। विचार विमर्श व जानकारी प्राप्त प्रश्नोत्तरों या वार्तालाप के माध्यम से समस्याओं का हल करना व सत्य के निकट पहुंचना साक्षात्कार कहलाता है। इस संबंध में आलपोर्ट ने कहा है, यदि हम यह जानना चाहते हैं कि लोग किस प्रकार अनुभव करते हैं या क्या अनुभव करते हैं, क्या याद रखते हैं, उनके संवेग और प्रेरणाएं किस प्रकार की हैं, उनके कार्य करने के कारण क्या हैं, तो उनसे हम पूछ ही क्यों ना लें। यही कहलाता है साक्षात्कार, जिसे हम अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। इंटर यानी अंदर, व्यू यानी देखना, किसी व्यक्ति के अंदर देखना ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार व्यक्ति की संवेदनाओं को जानने की सर्वोत्तम विधि है। साक्षात्कार का वर्गीकरण संरचना के आधार पर 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, असंरचित साक्षात्कार, दूसरा संरचित साक्षात्कार और तीसरा केंद्रित साक्षात्कार। पहला है असंरचित साक्षात्कार। इसमें जो साक्षात्कार लिया जा रहा है किसी व्यक्ति का, वो पहले से प्लान नहीं होता है। साक्षात्कार लेने वाला पूर्ण स्वतंत्र होता है, कहीं से भी किसी भी टॉपिक से वह प्रश्न पूछ सकता है उत्तरदाता से। दूसरा है संरचित साक्षात्कार। इसमें साक्षात्कारकर्ता का पूरा नियंत्रण होता है, उसे मालूम होता है कि हमें किस तरह से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं साक्षात्कार में, वो सब उसे पहले से क्लियर होता है। इसमें साक्षात्कार की संरचना पूर्व निर्धारित होती है और साक्षात्कारकर्ता निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। तीसरा है केंद्रित साक्षात्कार। इसे हम अर्ध संरचित साक्षात्कार भी कह सकते हैं। यह संरचित और असंरचित साक्षात्कार दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसमें स्वतंत्रता भी होती है और नहीं भी होती। साक्षात्कार किसी घटना, अवस्था या परिस्थिति पर ही केंद्रित होता है और आपको उसी से आधार पर प्रश्न पूछने होते हैं। सोशियोमेट्रिक टेक्निक, समाजमिति पद्धति, इसके प्रवर्तक मोरेनो। उन्होंने इस विधि का प्रयोग सामूहिक मनोबल के मापन में किया। देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययनों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें किसी सामूहिक संगठन, समूह संरचना या सामाजिक स्थिति या सामाजिक अंत्यक्रिया को समझना है, तो हमें वहां पर समाजमिति विधि का प्रयोग करना होगा। उस समूह में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति का मापन इस विधि के माध्यम से किया जा सकता है। जीवन इतिहास विधि, इस विधि द्वारा जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे केस स्टडी भी कहते हैं। इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग टाइडमैन ने किया था। जैसे परिजनों, मित्रों, व्यवहार के बारे में जानकारी देते हैं।
देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में हमें अध्ययन करना है तो उसकी जानकारी हमें उसके परिजन देंगे, उसके मित्र देंगे या उसके आसपास के लोग हमें उसके बारे में जानकारी देंगे, जिससे उस व्यक्ति की आवश्यकताओं और कारणों का निदान किया जा सकता है। जीवन इतिहास विधि के गुण अध्ययन व निदान दोनों संभव है। देखिए, उसके मित्रों या परिवार के सदस्यों के माध्यम से उसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, जिससे हम उसका अध्ययन भी कर सकते हैं उसके जीवन के बारे में और उसका निदान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी जन्म से लेकर जो भी गतिविधियां उसने की हैं उसके माता पिता से या दोस्तों के माध्यम से जानकारी लेकर उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। जीवन इतिहास विधि के दोष। देखिए, इसमें व्यक्ति जिस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है वह उसी तरह से परिस्थितियों को आपके सामने जाहिर करता है या आपको बताता है कि हमें इस तरह से चाहिए, तो कहीं ना कहीं वह सत्यता से दूर भी हो सकती है। व्यवहार परिवर्तनशील है, अध्ययन करना सरल नहीं होता। देखिए, एक व्यक्ति का व्यवहार उसकी उम्र के हिसाब से, हम कहें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और जब प्रौढ़ावस्था आएगी तो प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति का व्यवहार बदलता रहता है। तो इतना आसान भी नहीं है उस व्यक्ति का मूल्यांकन करना कि वह व्यक्ति किस तरह का है, किस स्वभाव का है। नेक्स्ट है विकासात्मक विधि। इसमें विकास की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी एक बालक जब माँ के गर्भ में होता है वहाँ से लेकर जब तक वह मृत्यु प्राप्त करता है उस दौरान जितना भी उसका विकास हुआ, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, तो ये जितना भी उसका विकास होता है इसका अध्ययन इस विकासात्मक विधि के द्वारा किया जाता है। इसके गुण हैं, यह व्यापक होती है, यानी यह एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन कर रही है, तो इसलिए यह विधि कैसी है, व्यापक। निश्चित प्रश्नों के उत्तर सरलता से मिल जाते हैं, यानी हमने अगर पहले से प्रश्न कुछ निश्चित कर रखे हैं तो उसके उत्तर इस विधि की सहायता से बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास का अध्ययन इस विधि का सर्वोत्तम गुण है, यानी किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना किस तरीके की है, समाज में उसका किस तरह से रहन सहन है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, इसका अध्ययन बड़ी आसानी से इस विधि के माध्यम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि। निरीक्षण यह मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है। इस विधि को दो भागों में बांटा जा सकता है, अंतर्निरीक्षण और बाह्य निरीक्षण। पहला समझते हैं हम अंतर्निरीक्षण को। इस विधि में मनोवैज्ञानिक या कोई व्यक्ति, देखिए अंतर्निरीक्षण में हमें अपने खुद का यानी स्वयं का निरीक्षण करना है। एक व्यक्ति क्या विचार लाता है अपने मन में, उसके मन में क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या उसकी कल्पनाएं हैं, उन सारी कल्पनाओं का, भावनाओं का, विचारों का वह निरीक्षण करके उस पर विश्लेषण कर सकता है। यही कहलाता है अंतर्निरीक्षण। अंतर्निरीक्षण विधि संरचनावादियों की विधि थी। इस विधि का उपयोग बुंट, विलियम बुंट नामक जर्मन वैज्ञानिक, टिचेनर, स्काउट एवं विलियम जेम्स आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा चेतन अनुभूति के तत्वों के अध्ययन हेतु किया गया था। अंतर्दर्शन विधि है वो वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीयता तथा वैधता की कमी के कारण संरचनावादियों के निष्कर्षों की प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं कर पाती। प्रमुख गुण, पहला ये मौखिक विधि है, दूसरा यंत्र आदि की आवश्यकता नहीं होती, मानसिक अवस्थाओं व क्रियाओं का विश्लेषण करती है, और लास्ट है सबसे प्राचीन विधि। जॉन लॉक ने कहा है, आत्मनिरीक्षण में मस्तिष्क द्वारा अपनी क्रियाओं का स्वयं निरीक्षण किया जाता है। अब बात करते हैं हम बाह्य निरीक्षण या दर्शन की। इसके जनक जेबी वाटसन। इसमें बाह्य रूप से व्यक्ति का निरीक्षण किया जाता है। इस विधि को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अवलोकन, निरीक्षण, प्रेक्षण, वह दर्शन आदि। जो जेबी वाटसन थे वो व्यवहारवादी थे और वह व्यवहार की विचारधारा को मानते थे। जो व्यवहारवादी थे वो जन्मजात प्रवृत्तियों के अस्तित्व को नकारते हुए सीखने पर बल देते थे और मानव व्यवहार को समझने के साधन के रूप में पशु व्यवहार के अध्ययन पर जोर देते थे। जो बाह्य निरीक्षण विधि है, इसके गुण
देखिए, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किसी विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। सामाजिक संबंध, जन्मजात गुण, समूह आदि के रूपों में निरीक्षण होता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि में जो घटनाएं जीवन में घटी हैं उसका अनुभव किया जाता है और फिर एक अनुमान लगाया जाता है, और इस अनुभव और अनुमान के आधार पर जो तथ्य इकट्ठे होते हैं, जो तथ्य संकलित होते हैं, उनका विवेचन सांख्यिकी विधि के द्वारा किया जाता है। सांख्यिकी विधि आधुनिक व अत्यधिक प्रचलित विधि है जो पूर्वानुमान लगाने में सहायक है। इस चार्ट में हमने 6 व्यक्ति लिए और कोई 5 गेम दे दिए उन्हें खेलने के लिए। तो किसी व्यक्ति का पहले गेम में स्कोर अच्छा है, किसी व्यक्ति का तीसरे गेम में स्कोर अच्छा है, किसी का चौथे गेम में स्कोर अच्छा है। इस तरह से उन्होंने अलग अलग गेम में अपने स्कोर उन्होंने प्राप्त किए। तो में संकलित तथ्यों के आधार पर एक विवेचन किया गया सांख्यिकी के द्वारा और एक फ्रीक्वेंसी के माध्यम से ज्ञात किया गया कि कौन व्यक्ति कितना निपुण है गेम में। परीक्षण विधि, यह विधि प्रायोगिक विधि के अंतर्गत आती है। इस विधि को अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। इस विधि में प्रयोगकर्ता पहले अपने अनुसार परिस्थितियों या वातावरण का निर्धारण करता है। देखिए, जो परीक्षण विधि है वो प्रयोगशाला में होगी, तो वहाँ पर जो परिस्थितियाँ निर्धारित की जाएंगी या वहाँ जो वातावरण निर्धारित किया जाएगा वो प्रयोगकर्ता पहले ही निर्धारित कर लेगा। इसके गुण हैं शैक्षिक समस्याओं का निराकरण इस विधि से किया जाता है। समस्या का यथार्थ निरीक्षण, परीक्षण दोहराकर यथार्थ को निश्चित करना। बाबा परीक्षण दोहराए जाएंगे और ये क्लियर किया जाएगा कि यथार्थ यानी सत्य प्रदर्शित हो रहा है वो सच है या नहीं, जो यथार्थ दिखाई दे रहा है वो वास्तव में सच है या नहीं। इस विधि का महत्वपूर्ण गुण है उद्दीपन, प्राणी व अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने में सहायक है। दोष, यह खर्चीली है, स्वतंत्र पद्धति नहीं है और मानसिक व आंतरिक दशाओं का पता लगाना असंभव है। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल मापन रेखा पद्धति। इसमें किसी व्यक्ति के विशेष गुणों का मूल्यांकन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से करवाया जाता है। देखिए, किसी व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन करना है तो जो लोग उससे मिले हैं उनको हमने इकट्ठा कर लिया और उन्हें हमने एक 5 पॉइंट रेटिंग स्केल दे दिया, जो इस तरह से हो सकता है कि आप उससे पूर्णतः सहमत हैं, अनिश्चित हैं, असहमत हैं, पूर्णतः सहमत हैं। इस तरह से 5 स्केल दे दिए जाते हैं, जैसे सदैव, बहुधा, कभी कभी, साधारणता, कभी नहीं। वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, ओके, डिससेटिस्फाइड और वेरी डिससेटिस्फाइड। अब व्यक्ति अपने तरीके से उस सामने वाले व्यक्ति का, जो उसका मित्र है या उससे मिला हुआ है, उसका मूल्यांकन करता है। फिर उसके आधार पर देख लिया जाता है कितने व्यक्तियों ने उसको कितने अंक दिए हैं। नेक्स्ट है सहसंबंधात्मक या विभेदी विधि। सहसंबंधात्मक या विभेदी विधि द्वारा अध्ययन करने के लिए 2 तरह के बालकों का चयन करेंगे। एक अपराधी बालकों का समूह होगा, एक सामान्य बालकों का समूह होगा। इसके बाद इनका विभिन्न विधियों द्वारा अध्ययन करके निश्चित किया जाएगा कि अपराधी बालकों में कितने बालक लाभान्वित परिवार से हैं, यानी ऐसे परिवार से हैं जो संपन्न हैं, जो अपने बालकों को हर सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, तथा कितने बालक अलाभान्वित परिवार से हैं, यानी कितने बालक ऐसे परिवार से हैं जहां पर उनके अभिभावक या माँ बाप वो सुविधाएं उन्हें उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार सामान्य बालकों के बारे में पता किया जाएगा और इसका एक ब्यौरा तैयार कर लिया जाएगा सांख्यिकी विधि के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण करके। फिर शिक्षा मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि अलाभान्वित परिवार के बालकों में लाभान्वित परिवार के बालकों की अपेक्षा अपराधीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट है कोटि विधि। शिक्षा मनोविज्ञान में कोटि विधि का प्रयोग कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे बालकों के आत्मनिष्ठशील गुणों का अध्ययन करने में, यानी ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, जो उसके अंदर नैतिक गुण हैं, उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। रिली तथा लेविस के अनुसार कोटि विधि का प्रयोग कुछ आत्मनिष्ठशील गुण जैसे ईमानदारी तथा अन्य नैतिक एवं चारित्रिक शील गुणों के अध्ययन में एक असमानांतर विधि के रूप में किया जाता है। इस विधि में शिक्षक बालकों को या शिक्षार्थियों को दिए गए शील गुणों के आधार पर
उच्च कोटि से निम्न कोटि, यानी बालकों को कुछ सील गुण दे दिए, उसके आधार पर बांटा जाएगा। एक श्रेणी बना दी जाएगी, उच्च कोटि और एक निम्न कोटि, उस दिशा में श्रेणीकरण किया जाएगा। जैसे शिक्षक बालकों की ईमानदारी के सील गुण पर श्रेणीकरण करते हुए कोटि 1, 2, 3, 4, 5 इसी क्रम में श्रेणीकरण कर सकता है। कोटि 1 में अधिकतम ईमानदारी दिखाने वाले बालक, यानी कुछ उन्हें ऐसा कार्य दिया जाएगा, फिर देखा जाएगा उसमें कितने बालकों ने सबसे ज्यादा ईमानदारी उस काम को करने में दिखाई, तो वो रखे जाएंगे कोटि 1 में। कोटि 2 में उनसे कम ईमानदारी दिखाने वाले बालक, यानी फिर देखा जाएगा कि पहले की तुलना में जिन्होंने थोड़ी कम ईमानदारी दिखाई वो कोटि 2 में। इसी तरह कोटि 3 में उनसे थोड़े कम ईमानदारी दिखाने वाले बालक। इस तरह से अंतिम कोटि में उस छात्र को रखा जा सकता है जिसमें ईमानदारी का गुण सबसे कम होता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आत्मनिष्ठ जो सील गुण हैं उनका अध्ययन हम कोटि विधि के माध्यम से कर सकते हैं। आज आपने समझा कि शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधियां हैं और किस तरह से वो व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही।